हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 2 मेडिकल टर्म्स एंड कुछ डेफिनेशन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो अक्सर हमारे मेडिकल जब हम फील्ड में जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली टर्म्स हैं जो सभी को उसके बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले था एपिसोड नंबर 1, वो भी आप देख सकते हो। इसके साथ ही वीडियो पड़ी है, उसमें भी 5 टर्म्स डेफिनेशंस हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है। तो लेट्स स्टार्ट आ वीडियो। ये है 6th पेरेंटल न्यूट्रिशन। जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें थी फर्स्ट 5 डेफिनेशंस। पेरेंटल न्यूट्रिशन मीन्स फीडिंग इंट्रावेनसली थ्रू अ वेन। पेरेंटल न्यूट्रिशन मीन्स आउटसाइड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। ये बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाली टर्म है, क्योंकि डॉक्टर ने जब भी पेशेंट को फीड ऑर्डर करनी है तो वो ऑर्डर शीट पे लिख जाते हैं पेशेंट को पेरेंटल न्यूट्रिशन देना है। तो इसमें बहुत सारे स्टाफ होते हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता होता पेरेंटल न्यूट्रिशन है क्या। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन का मतलब है पेशेंट को फीड देनी, मतलब जितना खाना हम नॉर्मली खाते हैं उतने न्यूट्रिएंट मिनरल्स उसको देने। पर इसमें पेशेंट के जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके पेट का यूज़ नहीं होगा। सारा पेशेंट को न्यूट्रिशन उतना ही मिलेगा जो जितना पेशेंट नॉर्मली खाता है, पर वेन के थ्रू। हमने पेशेंट को इंट्रावीनियसली, हमने पेशेंट की वेन के थ्रू पेशेंट को फीड देनी है। मतलब इसमें वो अपना ओरली वगैरह, मतलब माउथ से कुछ नहीं खाएगा, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक यूज़ नहीं होगा। तो आप इमेज के थ्रू देख सकते हो पेशेंट के कैथेटर्स लगाए जाते हैं, जैसे कि पेशेंट के यूगुलर वेन के थ्रू पेशेंट को दे सकते हैं न्यूट्रिशन। PICC के थ्रू दे सकते हैं, जैसे कि पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर। मतलब ऐसे बहुत सारे कैथेटर्स होते हैं जो एक मतलब स्पेसिफिक वेन में लगाए जाते हैं ताकि जो भी पेशेंट को फीड है वो लंबे टाइम तक मिल सके। ऐसे नहीं कि हमने एक बार कैथेटर लगाया तो पेशेंट को वो कैथेटर बाद में रिमूव कर दिया, नहीं, लंबे टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। तो पेरेंटल न्यूट्रिशन किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेशेंट को स्टमक के मतलब कुछ भी पेट के रिगार्डिंग, पेशेंट को कोई कैंसर की प्रॉब्लम है, या फिर पेशेंट की कोई मेजर सर्जरी हुई है, या फिर उसके कोई ओरल कैंसर है तो वो माउथ के थ्रू कुछ भी खा पी नहीं सकता, तो उतना न्यूट्रिशन पेशेंट को वेन के थ्रू दिया जाएगा। मतलब पेशेंट, जहाँ बोल सकते हैं पेशेंट अनकॉन्शियस है। तो नेक्स्ट 7th है एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस इज अ सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन। इट कैन हैपन सेकंड्स और मिनट्स आफ्टर यू हैव बीन एक्सपोज्ड टू समथिंग यू आर एलर्जिक टू। पीनट्स और बीइंग स्टिंग, फूड एलर्जीज, मिल्क आर एग्जांपल्स। तो एनाफाइलैक्सिस क्या होता है? ये एक एलर्जी ही होती है। जैसे कि हमें घर पे किसी भी चीज़ से, जैसे कि वूलन क्लॉथ से हमारी स्किन पे इचिंग स्टार्ट हो जाती है, परफ्यूम से हमारी इचिंग कई बार स्टार्ट हो जाती है, फिर स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये क्या होती है? ये एक नॉर्मल सी एलर्जिक रिएक्शन होती है जिसको हम घर पे कोई भी टैबलेट वगैरह लेके हम इसको ट्रीट कर लेते हैं। पर एनाफाइलैक्सिस किस टर्म के लिए यूज़ किया जाता है? ये एक सिवियर लेवल होता है एलर्जी का। इसमें पेशेंट को एक अलग लेवल की एलर्जी होगी जो उसकी जान के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर भी बन सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग, उसकी जान भी जा सकती है अगर इसको मतलब ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये कुछ सेकंड्स और मिनट्स में ही स्टार्ट हो जाती है, पर ये पेशेंट की एक स्पेसिफिक कंडीशन से ही होगी, मतलब एक स्पेसिफिक कोई चीज़ होगी उससे पेशेंट को एलर्जी होगी। फॉर एग्जांपल जो हमने बहुत बार मूवीज़ में भी देखा होगा, या फिर कई लोग ऐसे जिनको पीनट्स होते हैं उनसे एलर्जी होती है। उससे क्या होता है? पेशेंट को सांस में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, उनके स्किन पे रैशेस पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। कई लोगों की स्पेसिफिक फूड से एलर्जी होती है, मिल्क से एलर्जी होती है, उससे क्या है पेशेंट को सांस की दिक्कत आने लगती है, स्टमक में पेन होती है। तो ऐसे किसी स्पेसिफिक चीज़ से पेशेंट को एलर्जी होती है, पर ये एलर्जी जो है, रिएक्शन होता है एलर्जी का, ये बहुत ही सिवियर लेवल होता है, उसकी जान के लिए बहुत डेंजर हो जाता है। तो एनाफाइलैक्सिस के जो कॉमन साइन सिम्टम क्या होते हैं? जैसे कि पेशेंट को एकदम से ईचिंग होने लगती है, रैशेस पड़ जाते हैं, उसके स्वेलिंग आ जाती है फेस पे, हैंड पे, फीट्स पे। और पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिम्टम होते हैं वो होते हैं ब्रीथिंग डिफिकल्टी, उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, वॉमिट स्टार्ट हो जाएगी, डायरिया, एब्डोमिनल पेन। ज़्यादातर ये कब होते हैं? जिनको मिल्क से एलर्जी होती है। कई बार क्या होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है, मतलब उसके दिमाग तक ये रिएक्शन पहुंच जाता है।
नेक्स्ट 8th है एंट्रल न्यूट्रिशन। ट्यूब फीडिंग एंट्रल न्यूट्रिशन डिलीवर्स ल्यूकर न्यूट्रिशन थ्रू अ फ्लेक्सिबल ट्यूब that goes in through your nose or directly into your stomach or small intestine। जैसे हमने पहले 6th टर्म में पढ़ा था पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसमें पेशेंट को न्यूट्रिशन दिया जाता है वेन का यूज़ करके, वेन का इस्तेमाल करके पेशेंट को न्यूट्रिशन दिया जाता है, जिसमें कि पेट का यूज़ नहीं होता और ना ही माउथ का यूज़ होता है। पर ये एंटर न्यूट्रिशन जो उससे अपोजिट है, इसमें पेशेंट को लिक्विड डाइट दी तो जाएगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाएगा, पर इसमें पेशेंट के पेट का यूज़ होगा, मतलब स्टमक का यूज़ होगा, वेन का यूज़ नहीं होगा। आप इमेज के थ्रू देख सकते हो कि एक ट्यूब होती है, उसको नाक में डाला जाता है और वो क्या होता है नाक में एंटर करके डायरेक्टली स्टमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजी जाती है। तो उसके थ्रू हम पेशेंट को न्यूट्रिशन दे सकते हैं, जो कि बहुत सारे मतलब जब भी क्लिनिकल में ड्यूटी लगती है तो आपने देखा होगा पेशेंट की एनजी ट्यूब डली होती है, जिसको नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं। ज़्यादातर ये किन केसेस में डाली जाती है, जैसे कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो, पेशेंट की कोई मेजर सर्जरी हुई होती है तो हम उसको न्यूट्रिशन वो खुद नहीं ले पाता, तो जितना न्यूट्रिशन है वो इस ट्यूब के थ्रू दिया जाता है। ये तो है नाक के थ्रू, पर इसके अलावा अगर पेशेंट को मतलब कोई ओरल सर्जरी हुई हो, उसकी नोज की कोई सर्जरी हुई हो, तो किसी भी कारण से मतलब उसके ओरल कैविटी में कोई मतलब कैंसर होता है कई पेशेंट्स को, तो हम ये ट्यूब को नाक या माउथ के थ्रू भी नहीं डाल सकते। तो उन केसेस में क्या किया जाता है, पेशेंट के पेट पे कट लगा दिया जाता है और उस कट के थ्रू ये ट्यूब को डायरेक्टली मतलब स्टमक में या फिर जेजुनम में, मतलब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कहाँ पे भी ट्यूब को पहुंचाना है वहां तक पहुंचा दिया जाता है, मतलब डायरेक्ट स्टमक में या इंटेस्टाइन में इस ट्यूब को पहुंचा दिया जाता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि एंटर न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन दिया जाएगा, पर इसमें पेट में ही डायरेक्ट न्यूट्रिशन दिया जाएगा, वेन में नहीं दिया जाएगा पेशेंट को। तो नेक्स्ट 9th है एडीमा। ये भी एक बहुत ही कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट टर्म है। एडीमा इज द मेडिकल टर्म फॉर स्वेलिंग कॉज्ड बाय अ कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। तो एडीमा क्या है, ये एक सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, जो कि कैसे होती है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, पानी भर जाता है। एडिमा इज अ स्वेलिंग कॉज्ड बाय टू मच फ्लूइड ट्रैप इन द बॉडीज टिश्यू, मतलब जब बॉडी के टिश्यूज में बहुत ज़्यादा फ्लूइड है वो इकट्ठा होने लगता है किसी भी कंडीशन की वजह से, तो जो वो स्वेलिंग आएगी, पानी इकट्ठा होने की वजह से जो स्वेलिंग आएगी उसको बोल देते हैं एडिमा। तो एडिमा कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बट इट्स मोर लाइकली टू शो अप इन द लेग्स एंड फीट। तो ज़्यादातर जो एडिमा है कहीं पे भी हो सकता है बॉडी के पार्ट पे, पर ज़्यादातर ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को अफेक्ट करता है, जैसे लेग्स एंड फीट को। तो एडिमा के बहुत सारे कॉजेस होते हैं, जहाँ फिर कोई मेडिकेशंस, एलर्जिक रिएक्शन, कोई बॉडी में मतलब किसी भी कंडीशन के कारण जो पानी है वो अंदर ही रिटेन रह रहा है, मतलब अंदर ही इकट्ठा होने लगता है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज़ बहुत कॉमन है इसके लिए, जिसकी वजह से एडिमा होता है। किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़, ऐसे कई सारी लंग्स कंडीशंस भी होती हैं जिससे क्या है पेशेंट्स को एडिमा मतलब हो जाते हैं। तो हॉस्पिटल्स में जब किसी पेशेंट्स को बहुत सीवियर कंडीशन से वो जूझ रहे हैं तो उन पेशेंट्स में हमें एडिमा दिखाई देगा। ज़्यादातर जिनकी मेजर सर्जरी हुई होती है तो वो कितने टाइम तक पेशेंट पे ही बेड पे ही लेटे रहते हैं, तो वो इतनी देर तक लेटे रहने से तो उनकी लंबे टाइम से कोई बॉडी की मूवमेंट नहीं होती, तो अक्सर हॉस्पिटल्स में ये कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे, सबसे पहले तो वो सूजन हो जाएगी, जैसे आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं पेशेंट्स को चलने में दिक्कत आएगी, पेन फील होगी, उनको बर्निंग सेंसेशन भी फील होती है और कई बार पेशेंट्स को ईचिंग भी फील होती है। तो कॉमनली जे कई बार जैसे नॉर्मल जो लोग हैं जिनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उनमें भी जो दिखाई देता है अक्सर एडिमा, जैसे कि कई बार हम बहुत ज़्यादा टाइट शूज़ डाल लेते हैं, लंबे टाइम तक हम चलते रहते हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है, या फिर हमारी प्रलॉन्ग स्टैंडिंग वाली जॉब है उसकी वजह से भी हो जाता है।
तो नेक्स्ट 10th कंडीशन है प्लूरल एफ्यूजन। ये भी बहुत ही कॉमन एक मेडिकल की टर्म है जो अक्सर पेशेंट्स को मतलब उसके जो ट्रीटमेंट चार्ट है उस पर ये यूज़ की जाती है, तो बहुत सारे पेशेंट्स इससे सफ़र होते हैं। एन एबनॉर्मल करेक्शन ऑफ अ फ्लूइड बिटवीन थिन लेयर ऑफ टिश्यू प्लूरा लाइनिंग द लंग्स एंड द वॉल ऑफ द चेस्ट कैविटी। तो प्लूरल एफ्यूजन के एक सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो इसको बोल देते हैं वाटर ऑन द लंग्स, मतलब लंग्स में पानी भर जाता है। तो किस एरिया में भर जाता है, जैसे आप इमेज के थ्रू देख सकते हो कि एक लंग्स है जो उसकी आउटर कवरिंग है और जो चेस्ट वॉल है और उसकी जो इनर वाली लेयर है उनके बीच में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्लूरल एफ्यूजन है इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट में कोई दिक्कत आई उसकी वजह से, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसके बहुत सारे सिम्टम है, जैसे कि जो मेन सिम्टम है वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी, पेशेंट को कंटिन्यू फीवर रहेगा, पेशेंट को कफ आएगी और उसके बिना पेशेंट को चेस्ट पेन होगी जब वो सांस लेगा। तो इन लास्ट थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट में भी ज़रूर बता देना। तो आज का था हमारा एपिसोड नंबर 2। अगर आपने 1 नहीं देखा आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो और एपिसोड नंबर 1 भी देख सकते हो।